आपका ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज डिटर्मिनेंट का दूसरा वीडियोज में ला रहा हूँ। फर्स्ट वीडियोज में मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट 3 तरीक़ा से सीखना है। पहला एक्सपेंडिंग अलोंग से, उम्मीद करते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग आप समझे होइएगा। अगर ना समझे तो फिर से दोबारा उसको देखिए, समझ में आ जाएगा, बेहद छोटा था। आज हम डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो कुल मिला के 8 से 10 प्रॉपर्टीज है, आपको जानना है। लेकिन आप प्रॉपर्टी केवल 2 ही हमेशा समझाएंगे कि उसी से आप सब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, लेकिन जानना सब प्रॉपर्टी को जरूरी है। तो हम धीरे धीरे आपको सब प्रॉपर्टीज बताते जा रहे हैं। कुछ हम लिख के लाए हैं। तो जैसा कि आप अगर मेरा पुराना देखने वाले हैं तो आपको पता ही है कि इसको पहले आपको एक अलग कॉपी में नोट करते जाना है और दूसरे कॉपी में आपको रफ करते जाना है। तो आज हम पहले इस 2 प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। कहता है अगर प्रश्न का ट्रांसपोज कर दो। देखो किताब में ट्रांसपोज शब्द नहीं लिखा रहता है, ठीक ना। तो हो सकता है कि मैं ये गलत वर्ड का भी उपयोग कर दिया हूँ, लेकिन सीखने में ही अच्छा है। ट्रांसपोज समझ में आया ना। रॉ वाले एलिमेंट को कॉलम में लिख देना, उसी को ट्रांसपोज करते, इसीलिए मैंने ट्रांसपोज शब्द का उपयोग कर लिया। तो कहता है कि जो प्रश्न है आपका डिटर्मिनेंट का, अगर उसे ट्रांसपोज कर दो तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं था, मतलब भी समझा दिए कि रॉ वाला एलिमेंट को कॉलम वाइज लिख दो या फिर कॉलम वाले एलिमेंट को रॉ वाइज लिख दो तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक मैंने 2/2 का लिया है, एक मैंने 3/3 का लिया है। किताब में तो 2 ही प्रकार का डिटर्मिनेंट दिया है, लेकिन फर्स्ट डिटर्मिनेंट का वीडियोज में मैंने सब प्रकार के डिटर्मिनेंट का आपको निकालना सिखाया था। तो जैसे देखो यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को गौर से देखना, कुछ और लिखा हुआ है। इस प्रश्न को देखो ठीक से, कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ रॉ में लिखा हुआ था AB, लेकिन यहाँ पर रॉ में लिखा हुआ है AC। अंतर है ना। लेकिन नहीं, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम निकलेगा। क्यों? गौर से देखना, ये रॉ में जो एलिमेंट लिखा हुआ है यही देखो कॉलम वाइज लिख दिया गया ना। तो मतलब इसका जितना डिटर्मिनेंट आएगा उतना ही इसका भी डिटर्मिनेंट आएगा। तो जब हमको जरूरत पड़ेगा ना प्रॉपर्टी से, तो इसका मतलब हुआ कि जब जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रॉ एलिमेंट को कॉलम एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। जरूरत कभी मान लो लिखते लिखते ऐसा लिख रहे तुमको महसूस हुआ कि नहीं ये एलिमेंट अगर कॉलम वाइज रहता तो शायद प्रूफ हो जाता, तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। अब तुम घर पे खुद से एग्जाम्पल चेक करना। मान लो कि ऐसा हमने लिख दिया, तो 2/2 का तो तुमको तो सिखाए हुए है ना। तो देखो तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो जो बच्चा मान लो इस वीडियो को भी देख रहे हो तो एक्सपेंडिंग अलोंग सिखाए थे ना। 2/2 का कैसे, पहले इस कोना को गुना करते, देखो 2 और 2 को गुना किए तो कितना हो गया 4। फिर घटाओ का चिन्ह देते थे, घटाओ का चिन्ह दो यानी माइनस का साइन। फिर इस कोना 5 के कितना हो गया 20, आंसर कितना निकला 16, ठीक ना। अब चलो इसका ट्रांसपोज करके देखो तो आंसर कितना निकलता है। चलो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। रॉ वाइज एलिमेंट को हम कॉलम वाइज लिख दिए, रॉ वाइज एलिमेंट को हम कॉलम वाइज लिख दिए। करके देखो तो कितना होगा, फिर से वही आ गया, 2 दूनी 4, 5 का 20 -16। कोई डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। तो क्या सीखे, पहला प्रॉपर्टी, अगर हम डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अब 3/3 यहाँ करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 3/3 का हम करके नहीं दिखाएंगे। आप प्रीवियस वीडियोज में 3/3 का एक्सपेंडिंग अलोंग सीखे हुए हो, वहाँ से खुद 2-4 को अपना लिख के कुछ भी लिखो, कुछ भी जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने ABCD का प्रयोग किया। आप कोई भी संख्या अपने मन से डालना, उसका ट्रांसपोज करके देखना दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम। उपयोग कब करेंगे, प्रूफ करते वक्त। अगर जरूरत महसूस हुआ कि ये रॉ वाइज एलिमेंट के बदला अगर कॉलम वाइज में लिखा हुआ रहता तो मेरा प्रूफ हो जाता, कर लेना। तो पहला प्रॉपर्टी में हम उम्मीद में आपको समझा दिया। चलो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी एक R अथवा C को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक ना। किसी एक R, मान लो कि तुम चाहते हो कि R1 को चेंज करना है। देखो वहां पूरा प्रश्न ट्रांसपोज हो रहा था, यहाँ पूरा प्रश्न नहीं ट्रांसपोज हो रहा है। R1 को किसी से चेंज कर देना है। किसी से मतलब R1 को चाहते हो तुम R2 के जगह पे बदला बदली कर दे, तो R1 इंटरचेंज हुआ सिर्फ R2 से, R1 निकाली बदला। या फिर R1 को इंटरचेंज कर देना चाह रहे हैं R3 से, तो केवल एक ही इंटरचेंज हुआ। या फिर कॉलम वाइज भी चल सकते हो, ये इसीलिए लिखा या तो R को इंटरचेंज करो या फिर C को इंटरचेंज करो। तो करने से डिटर्मिनेंट निगेटिव हो जाता है। जैसे अभी 16 निकला हुआ था ना, तो 16 नहीं निकल के वो +16 निकल जाएगा।
यानी जो वैल्यू आता है उस वैल्यू का क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो वही जैसे 2/2, देखो प्रश्न अगर ये है, गौर से देखना है ना, कुछ भी लिखा हुआ है आम इमली कटहल पपीता उससे नहीं मतलब है। तो देखो इसको हमने इंटरचेंज किया, देखो ये जो R1 में लिखा हुआ था उसको हमने ले जाके R2 पे लिख दिया, और जो R2 पे लिखा हुआ था उसको हमने ले जाके R1 पे लिख दिया। तो एक रॉ का इंटरचेंजिंग हो गया, तो देखो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस जगह पे निगेटिव नहीं हुआ था, सेम हुआ था, लेकिन इस जगह पे निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मैंने रॉ को इंटरचेंज किया ना, R1 को R2 के जगह पे लिख दिया, R2 को R1 के जगह पे लिख दिया। क्लियर। वैसे ही यहाँ देखो 3/3 का दिखा दिया मैंने। देखो इस बार मेरा मन किया कि हम R1 का नहीं करते, हम C वाइज चलते हैं। देखो C1 वाला एलिमेंट को देखो कहाँ पे लिख दिए, C2 पे, और C2 वाला एलिमेंट को देखो कहाँ पे लिख दिए, C1 पे। तो मतलब क्या हुआ, कोई एक कॉलम को इंटरचेंज किया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट देखो निगेटिव हो गया। तो इसका एक सॉलिड आइडिया याद रखना, अनपेयर में अगर इंटरचेंज करेंगे तो निगेटिव, अब पेयर में इंटरचेंज करेंगे तो पॉजिटिव। इसी तरीका से अगर दो रो आपस में इंटरचेंज कर देता, देखो यहां पर एक ही हुआ, ध्यान रखना, ये दोनों तुमको दिख रहा है कि दो नहीं हुआ, एक ही पेयर हुआ, ये एक ही पेयर, एक पेयर हुआ, ऑड पेयर हो गया। ऑड पेयर बने तो निगेटिव, इवन पेयर भी ले तो पॉजिटिव। जैसे कि यहां समझो, इसको इससे बदल दिए और इसको इससे बदल देते तो दो काम होता ना, R1 इंटरचेंज हो गया R2 से, और R2 इंटरचेंज हो गया R3 से, तो दो पेयर आ गया ना, तो उसमें पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए मैंने 2 का इसे पहला लिखा, मेरे पास समझाने के लिए जगह नहीं था, हम 2 का दूसरा फिर लिख देंगे। तो देखो कैसे निगेटिव हो गया, तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सेम अभी वाला सवाल। 2 4 3 5 ले लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो पहले तो इस दोनों का गुना करेंगे, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, आंसर कितना निकला, -2। अब R1 को तुम R2 की जगह पे लिख दो और R2 को R1, एक पेयर इंटरचेंज हुआ था, देखना आंसर निगेटिव आ जाएगा, मतलब इसका -2 आया था ना, तो देख लेना इसका +2 आ जाएगा। चलो चेंज कर देते हैं, क्या ये 3 5 2 4 इंटरचेंज हो गया। देखो R2 वाला चला गया R1 पे, R1 वाला चला गया R2, करके देखो कितना हो जाएगा, 4 को 3 से गुना किया 12, 5 को 2 से गुना किया कितना हुआ 10। देखो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, साइन चेंजिंग हो गया ना। क्लियर। ऐसे ही 3/3 का है, तो मतलब ये एक तरीका हुआ याद रखने का। तीसरा हम यहां पे लिख देते हैं, तीसरा जैसे ये 2 का पहला, चलो यहाँ 2 का हम दूसरा लिख देते हैं, इसे आप लोगों को नोट करना है। 2 का दूसरा प्रॉपर्टी कि 2 R या C का इंटरचेंज होने पर डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। जैसे कि देखो ABCDEFGHI कुछ भी लिखा हुआ है भाई मेरे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ आपने 2/2 क्यों नहीं लिया, भैया 2/2 में तो 2 ही गुना है, R1 और R2, तो वहाँ तो एक ही पेयर ना बनेगा, 2 पेयर बन ही नहीं सकता है। 3/3 में तो देखो इंटरचेंज कर लेते हैं, तो इसका कुछ भी निकले, मान लो इसका आंसर के निकला, तो देखो 2 चेंज कर देना है। कहने का मतलब देखो हम R1 का इंटरचेंज करने जा रहे हैं R2 से, एंड R2 का इंटरचेंज करने जा रहे हैं R3 से। मतलब समझा, R1 वाला एलिमेंट चला जाएगा R2 के पास, R2 वाला एलिमेंट चला जाएगा R3 के पास। तो बताओ R1 कहाँ जाएगा, R1 चला जाएगा R3 के पास। समझने का कोशिश करो। देखो R1 में जो लिखा हुआ है वो चला गया R2 के पास, कहने का मतलब E जो लिखा हुआ है ABC वो चला जाएगा DEF के पास, DEF जो लिखा हुआ है वो चला जाएगा इसके पास, तो E कहाँ जाएगा, चला जाएगा किसके पास, R1 के पास। देखो इसका कहने का मतलब इंटरचेंज करते हैं, R1 को कहाँ लिखने के लिए जा रहे हैं, R1 को कहाँ लिखने जा रहे हैं R2 पे, तो मतलब ABC ये R2 के जगह पे लिखा गया। गौर से देखो, ऐसे देखो, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, तो R1 का एलिमेंट कहाँ लिख दिया हम R2 के पास। अब ये R2 का एलिमेंट कहाँ चला जाएगा R3 के पास, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा DEF आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बचा अब कौन सा, दिमाग लगा लो, यही ना बचा, ये कहाँ चला गया R1 के पास, यानी R3 चला गया R1 के पास, यानी GHI।
अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सेम सेम, पीछे में देखा था ना निगेटिव हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पेयर है और यहाँ पर दो पेयर है। तो क्या बोले थे, ऑड नंबर में पेयर होगा तो आंसर निगेटिव में, इवन नंबर में पेयर हो गया तो आंसर पॉजिटिव में। इस दो प्रॉपर्टी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब हम बात इस दो प्रॉपर्टी पे करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये दो ही हैं, और जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो यही दो प्रॉपर्टी हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अब अगला प्रॉपर्टी कहता है, यदि कोई दो आर या सी आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल माने क्या होता है, एक जैसा। अब प्रोपोर्शनल तो जानती ही हो, इतना बट्टा इतना बराबर, इतना बट्टा इतना बराबर, इतना बराबर, मतलब कोई रॉ को किसी रॉ वाला एलिमेंट से डिवाइड करते रहे और सबका समान संख्या आता रहे तो उसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि यहाँ समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि अगर मान लो कहीं ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है, डी ई एफ, और फिर से ए बी सी चलाए, तो क्या देख रहे हो, R1 में जो लिखा हुआ है वही कहाँ लिखा हुआ है, R2 में। तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा कि R1 बराबर के क्या हो गया, R3 का। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे लिख देना कि सिंस R1 बराबर R3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट बराबर 0, बस बात समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी जब हमको कहेगा प्रूफ इतना बराबर 0, तो इसी का प्रयोग करेंगे, बात समझे, इसी का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तुम ऐसा कुछ करते रहना, वो हम बताएंगे क्या करना है। ऐसा कुछ करते रहना है कि कोई दो गो आर अथवा कोई दो गो सी, जिस प्रकार से ये R1 R3 आपस में बराबर है तो हो सकता है R1 R2 भी बराबर हो जाए। या दूसरा हमने क्या बोला था, प्रोपोर्शनल, तो ये तो हो गया आइडेंटिकल के हिसाब से, आइडेंटिकल हो गया। दूसरा हम प्रोपोर्शनल के हिसाब से आपको समझा देते हैं कि मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी है, ई ई है, ई एफ है, और ये के डी के ई के एफ हो गया। समझने का कोशिश करना। तो देखो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। देखो इतना बट्टे इतना इक्वल टू 1/k, इतना बट्टे इतना इक्वल टू 1/k, इतना बट्टे इतना इक्वल टू 1/k। तो इसी को प्रोपोर्शनल कहा गया, ठीक ना। सबका रेशियो का सेम आना इट कॉल्ड प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिख देना कि सिंस R2 एंड R3 इज प्रोपोर्शनल देयरफॉर डिटर्मिनेंट बराबर कितना हो गया, 0, प्रूव्ड या सॉल्व्ड। बात समझ में आया, ये समझ में आया। और आपके लिए यही बहुत बड़ा हथियार, हमने रॉ वाइज समझाया है, आप इसे कॉलम वाइज भी समझ सकते हैं, कॉलम एक जैसा मिल जाएगा। तो जब हम आपको एक दो एग्जाम्पल इसमें बना के दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आपको पहले प्रॉपर्टी सुनना, देखना और जानना है। याद रहा तो अच्छा, नहीं रहा तो अच्छा। हम सही बोल रहे हैं, कहना कैसन गुरुजी है, कह रहे हैं कि नहीं याद रहा तो अच्छा। भाई याद हो जाता है। पहले देखो, अब हम चौथा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कहता है अगर किसी R या C को कोई बाहरी संख्या K से गुना कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। याद करो, इससे पहला चैप्टर हमने सवाल दिया था कि 2A बराबर 4 mod A, और बताया था कि जब प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा तो समझाऊंगा, तो देखना इसी पे आज समझ जाओगे। क्या बोले थे कि किसी भी रॉ को या कॉलम को कोई बाहरी संख्या K से गुना करते तो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, उतना ही गुना बढ़ जाएगा। तो गौर से देखो, मान लो ये एक सवाल है और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वो कितना निकला, K। तो मान लेते हैं कि इसका आंसर K आया। अब देखो एक सवाल आया जिसमें देखो तो इस रॉ को किससे गुना कर दिया गया है, P से गुना कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया। तो मतलब हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट भी P गुना ही बढ़ जाएगा, यानी इसका जब आंसर निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट K नहीं P गुने K हो जाएगा। ऐसे ही मान लो, तो ऐसे ही कहता है सभी के लिए, समझो क्या समझो। अगर मान लो इसको R से गुना कर दिया गया रहता तो मतलब डिटर्मिनेंट P गुने R टाइम्स बढ़ जाता। इसको Z से गुना कर देते तो इसका मतलब हुआ इसका डिटर्मिनेंट P गुने R गुने Z टाइम्स बढ़ जाता।
सेम मिल जाए तो ऐसे ही कॉमन लेना है। तो यही नोट, यहां पर हम नोट कर देते हैं, इसके नीचे नोट लिखना, किसी एक आर या सी में कुछ भी कॉमन तो बाहर करो। जैसे कि यहां समझो, इस रॉ में पी कॉमन मिल रहा है, पी को हम बाहर कर सकते थे, समझने का कोशिश करो, कह रहा है ना कि बाहर कर सकते हो तो कर दो। अगर मान लो इसको बाहर कर देता तो पी कहां चला आता, यहां चला आता कि नहीं आ जाता। अब देखो तो इसका आंसर कितना निकला हुआ है, के निकला हुआ है, तो डायरेक्ट इसके बदले क्या पुट कर देते, के कर देते ना। तो यही प्रॉपर्टी तुमको फायदा करेगा। देखो पटाख से बन गया। अगर कुछ भी कॉमन मिले तो कर लेना। और क्या, जितना आर या सी में मिले उतना बार बाहर करो, मिले उतना बार बाहर करो। मान लो R1 में मिला था, फिलहाल तो इसको सही कर दूं, मान लो ये R1 में मिला था तो R1 से बाहर किए, R2 में भी मिलेगा तो R2 से भी बाहर करो, R3 में भी मिलेगा तो R3 से भी बाहर करो। सिमिलरली कॉलम के लिए भी क्या होता है, प्रयोग करता है। अब एक चीज, सबसे बड़ा चीज याद रखना है, अगर अपने मन से किसी आर या सी को बाहरी संख्या से गुना या भाग करने का आवश्यकता पड़े तो बाहर में 1/, वह संख्या लिखना। मतलब जितना से तुमको गुना, भाग को हटा देते हैं, गुना करने का। मान लो कि जरूरत पड़ा हमको कि इसको P से अगर गुना करना रहता तो बाहर में अपने मन से क्या करेंगे, 1/P लिखेंगे। मतलब देखो, जैसे कि मान लो प्रश्न है ABCDEF GHI। अब मान लो कि हमको चलते चलते जरूरत महसूस हुआ, ओह C3 में अगर 8 से गुना हुआ रहता तो प्रश्न बन जाता। एकदम कर सकते हो, बदले में तुम बाहर में 1/8 ले लेना। बात समझ में आया। मान लो अभी मेरा मर्जी किया कि इस C2 में P से गुना भेल रहता तो मेरा प्रश्न प्रूफ हो जाता। तो तुमको करना क्या है, बाहर में 1/P ऐसे लिख देना और यहाँ ADG और यहाँ पर लिख देना PB PE PH CFI। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। और ये ही तुम्हारे लिए अभी जो बोर्ड पे देख रहे हो ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण होगा जो इसके बाद, हम कहना तब भूल गए थे कि पीछे जो हम लिख के जितना प्रॉपर्टी लाए थे उसको उतार लिया, अब इसको उतारो। चलो उसको तो उतार लिया। अब पांचवा देखो, पहला 2 यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी क्या देखा कि सिर्फ अगर गुना करना पड़े, ये लिखे थे ना, अगर अपने मन से किसी R या C को बाहरी संख्या से गुना करने का आवश्यकता पड़े तो बाहर में 1/, वो संख्या लिखना पड़ता है। लेकिन देखो यो में वही बात है, अगर किसी R अथवा C को किसी बाहरी संख्या K से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो बाहर में K से गुना भाग करना पड़ता नहीं। अगर किसी R या C में अब ले जाके जोड़ देते हो तो डिटर्मिनेंट वही रहेगा। देखो सिर्फ गुने करके रहते हैं तो डिटर्मिनेंट उतना टाइम से बढ़ जाता है, उसी को ठीक करने के लिए उसका रेसिप्रोकल टाइम से गुना करते हैं। क्योंकि मान लो 5 गुना बढ़ गए तो बाहर में 1/5 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगला रूल कहता है कि किसी बाहरी संख्या से गुना करके किसी R या C को जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट वही रहेगा। जैसे कि देखो, मान लो ये ABCDEF GHI है। अब अगर हम किसी भी R या C का चर्चा किया तो जरूरत के हिसाब से करना है, जरूरत के हिसाब से, ये नहीं कि किसी से कर ले, नहीं, प्रश्न के हिसाब से। हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम प्रश्न आपको लेके आएंगे तो समझ में आने लगेगा, केवल अभी सुन लेना है कि हाँ सर जी ऐसा कुछ कहे हुए हैं।
और कॉपी पे आपको लिखने के लिए कहते हैं, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे या फिर प्रॉपर्टी से बताएंगे तो आपके सामने हम उल्टा देंगे। जैसे मान लो कि जरूरत पड़ा कि ओह R2 को, जरूरी नहीं है कि R2 है, R1 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, को अगर 5 से गुना करके इसमें जोड़ देते, किसी एक में जोड़ देते तो मेरा काम बन जाता। तो मतलब हुआ कि कहने का मतलब हुआ इफ मान लो R2 को K से गुना कर दिए, अब इसे ले जाके जोड़ या घटा दे किस में, R1 में या फिर किस में, R3 में। देखो R2 को गुना करके या तो किस में, R1 में या फिर R3 में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। करने का मतलब मान लो इसी प्रकार से कुछ भी कर लो ना, किसी के साथ कर लो, तुम यहाँ पे R1 भी ला सकते थे, R3 भी ला सकते थे जरूरत के हिसाब से, तो R1 के हिसाब से तब यहाँ बदल जाता कि नहीं बदल जाता। मतलब किसी साफ साफ लिखल है गुना करके किसी अन्य R या C, अगर तुम मान लो R2 का सिलेक्ट किया था, अन्य कौन बचा, R1 या R3, उसी में ले जाके जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। क्लियर। इसके बदले तुम C का भी प्रयोग कर सकते थे, या फिर मान लो कि C1 को गुना करके, यानी C1 को K से गुना करके तुम C2 या C3 में जोड़ या घटा देता तो भी डिटर्मिनेंट बराबर कितना हो जाता, K ही हो जाता। K नहीं, मान लो इसका नाम आंसर P आया था तो इसका भी आंसर क्या आएगा, P ही आएगा। मतलब इसके हिसाब से हम बना देते हैं, R2 को तू सोच रहा है K से गुना करके किस में जोड़ दें, R1 में जोड़ देते, तो E कितना हो जाता है, K से गुना करता तो KD प्लस A, तो E A रहता, ये B रहता, E C रहता। हम पीछे बताए हुए थे ना, जिसका कोड बने वहीं पे काम करना है, तो हम आगे फिर बताएंगे। फिलहाल देखो तुम क्या सोचा है कि R2 में ना K से गुना करना है, तो R2 में K से गुना करो, तो ये क्या हो जाता है KD, और जोड़ किसको देना है, R1 का, तो ये क्या हो जाता है KD प्लस R1 यानी A। तो इसको भी K से गुना करो, KE प्लस B, KF प्लस C, GHI। तो इसका भी जो तुम आंसर निकालते तो आंसर कितना ही आता, P ही आता। मतलब नोट हुआ, किसी R को किसी भी R एक या ज्यादा, मान लो तुम सोचते हो, कहने का मतलब हुआ R1 को लिखना चाह रहे हो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो भी डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, वही रहेगा, या फिर C के लिए, या फिर C के लिए। क्लियर। टेंशन मत लेना, जब हम सवाल बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बात को समझा ना, सीधा फिर से सुन लो, किसी भी R अथवा C को कोई बाहरी संख्या से गुना करके किसी भी R या C में जोड़ देते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। चलो इसको उतारो, चलो उसको उतार लिया होगा। अब अंतिम देखते हैं। अब कहता है किसी R अथवा C में दो टर्म हो, देखो जैसे इसमें दो टर्म है ना, अलग 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 अलग, तो इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के जोड़ या घटाव में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम अपने हिसाब से प्लस या माइनस डाल सकते हो, वो कॉमन लेके अपना कर देना। जैसे कि इसको देखो लिखा हुआ है ना, तो ये एक तरीका से रीजनिंग है, इसको पकड़ना होगा। देखो पहला को हम वैसे ही छोड़ दिए हुए हैं, देख लो, और तब ये पहला 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 वाला लिए हैं, इसको वैसे छोड़ दिए। फिर से वही बात, अलग ये ना हो रहा है तो सेकंड डिटर्मिनेंट में ये केवल लिखाएगा और पहला दूसरा वैसे ही रहेगा। ये क्लियर नहीं हुआ, देखो इस एग्जांपल से क्लियर करो कि पैटर्न पहले बोल दिए थे, एक रीजनिंग बेस्ड है। देखो पहले हम इसको तोड़ना शुरू किए, तो मतलब ई पहला ई पहला ई पहला लिए, तो इस रॉ को और इस रॉ को वैसे ही छोड़ दिया ना। अब देखो ये दूसरा 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 डिटर्मिनेंट में चला गया, तो फिर ये और ये वैसे ही छूट गए। फिर से देखो इसमें भी तो है, तो फिर इसको आप इस पे ले जाओ। कहने का मतलब ई पहला 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 से एक डिटर्मिनेंट यहाँ तैयार होगा, ई पहला पहला के नाम से, समझ रहे हो ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, अब क्या करना है, ये दूसरा दूसरा से तैयार कर देना है, यानी ए बी सी
यहाँ पर ABC ही रहेगा, लेकिन अब PQR इस सेकेंड रो में आएगा, GHI थर्ड रो में आएगा। क्लियर? सेम अब इसको भी तोड़ो, तो कुल मिला के जितना रो में जोड़ और घटाव रहता है उतना टाइम्स जोड़ घटाव होता है। देखो सिर्फ एक रो में है तो 2 गो डिटर्मिनांट बना, 2 गो रो में मिल गया तो 4 गो डिटर्मिनांट बनेगा ना, क्योंकि एक रो से 2 डिटर्मिनांट तो 2 रो से 4 डिटर्मिनांट, अगर तीनों में रहता तो 6 डिटर्मिनांट का वो जोड़ और घटा हो जाता। पहले किसी एक ही रो के डिटर्मिनांट को तोड़ के 2 गो में करेंगे, बाकी सब उन्हें रहेगा। अगर R1 को तोड़ने के लिए चले हो तो R2 और R3 सेम वैसे ही रह जाएगा। जो गौर से देखो, हम R1 को तोड़े हैं पहले ना, तो देखो R1 के नाम से ही 2 गो, देखो R1 में पहिल वाला एलिमेंट से पहला एगो डिटर्मिनांट, और R1 के ही सेकेंड एलिमेंट से दूसरा वाला डिटर्मिनांट। देखो R2 और R3 सेम का सेम है। क्लियर? ऐसे ही अब R2 वाला को तोड़ेंगे तो R1 और R3 सेम रहेगा, अब R2 के नाम से 2 डिटर्मिनांट रहेगा। तो ये तो हुआ डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी माथा में रखो, केवल सुनना था। अब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो तुम्हारा प्रॉपर्टी से जो डिटर्मिनांट 4.2 है वो बनाना सीखोगे, बेहद हल्का में। रियली में कहते हैं मात्र वो वीडियो जो होगा 10 मिनट का होगा, 11वां मिनट नहीं होने देंगे। धन्यवाद देखने।